हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसपी जीके जीएस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आप सबों के बीच बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी शिक्षक के लिए और बिहार एसएससी के लिए भी 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और यह क्वेश्चन को हम डील करेंगे। आप लोग इसको देखिए। मेरे हिसाब से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होना चाहिए। हम प्रयास करेंगे इसका पूरा डिटेल करने का, और आप यदि इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं से ज़रूर आपको क्वेश्चन इसमें से टकराएगा। इसीलिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं दरोगा का, यदि तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का, तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी का, तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, तो आप निश्चित इस क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन है, हम प्रयास करेंगे प्रत्येक दिन 10-10 क्वेश्चन को आपके बीच में दें, डिटेल करें, जिससे कि आपको उसमें से फायदा हो। आइए हम पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को जोड़ने से ही 100 बनता है, और एक क्वेश्चन यदि आपको परीक्षा में नहीं बनता है तो आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलन में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया? निम्नलिखित आंदोलन में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा को अपनाया गया? पहले क्वेश्चन को समझना है, वंदे मातरम। तो सबसे पहले जानिए कि वंदे मातरम पहली बार गाया किसके द्वारा गया? तो वंदे मातरम 1896 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया पहली बार। वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। हम पूरा डिटेल करेंगे। यदि पूरा क्वेश्चन पे एक एक बात को सुनिएगा तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 1896 के अधिवेशन में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। गाने वाला व्यक्ति ओंकार नाथ ठाकुर था, जबकि धुन बनाया था जादूनाथ भट्टाचार्य। और जब बात किया जाए वंदे मातरम लिया कहाँ गया था, कहाँ से लिया गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही आनंद मठ की रचना किए थे और उसी से लिया गया था। और पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया वंदे मातरम। लेकिन यह क्वेश्चन कह रहा है कि आंदोलन, किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा को अपनाया गया था? तो याद रखिएगा, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने। 1899 से 1905 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहे थे, या बंगाल का वायसराय कह सकते हैं, लॉर्ड कर्जन था। और यही लॉर्ड कर्जन जो भी काम किया सब बढ़िया काम किया। जैसे पुलिस सेवा का स्थापना किया, पुलिस सीआईडी का स्थापना किया जांच करने के लिए, अकाल आयोग का गठन किया, इसके अलावा सहकारिता का स्थापना किया। कई ऐसे काम किए जो काम इसका बहुत अच्छा था। लेकिन अंत में 1905 में इन्होंने एक काम गड़बड़ कर दिया, जिसका नाम था बंगाल विभाजन, यानी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत इन्होंने बंगाल को बांट दिया। और इन्होंने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, प्रशासन चलाने में असुविधा होती है, इसीलिए हम बंगाल को बांट रहे हैं। और जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया, इन्होंने पहले घोषणा किया बंगाल विभाजन का 20 जुलाई को, लेकिन उसके बाद 7 अगस्त को बंगाल के कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक किया रविन्द्रनाथ टैगोर सहित कई क्रांतिकारी लोगों ने। लेकिन उसके बावजूद भी विरोध किया गया। लेकिन विरोध के बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को प्रभावित कर दिया गया। जब प्रभावित कर दिया, इसी के खिलाफ 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ में पूरे देश में आंदोलन चला। और उसी आंदोलन में पहली बार वंदे मातरम को लोगों ने ये अपनाया था और नारा के रूप में वंदे मातरम को अपनाया, और नारा के रूप में वंदे मातरम को अपना करके पूरे देश में आंदोलन चलाया, जिसे बंगभंग आंदोलन या स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, पहला जो आंदोलन हुआ था 1905 में, इसी आंदोलन में वंदे मातरम को अपनाया गया था। और यह वंदे मातरम को लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जो लिखे थे उन्होंने आनंद मठ में लिखे थे। और पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी किए थे, और इस गीत को गाने का काम ओंकार नाथ ठाकुर किए थे, जबकि धुन बनाया था जादूनाथ भट्टाचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया? जब ये क्वेश्चन आवे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त 1942 को
मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने बैठक बुलाए और जब इस बैठक में भारत के तमाम नेताओं को आने के लिए कहा गया, ढेर सारे लोग आए, पूरा खचाखच मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान भरा हुआ था। और जब भरा हुआ था तो गांधी जी इसमें 1 घंटा 10 मिनट का लगातार 70 मिनट का जोशीले भाषण दिए और 2 प्रसिद्ध नारा दिए, करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो। 2 प्रसिद्ध नारा दिए। कल तक जो अहिंसा के पुजारी थे, आज अंत में वो हिंसा के पुजारी बन रहे हैं और वो कह रहे हैं करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये 1942 के 8 अगस्त को गांधी जी ने मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान से ये घोषणा किए थे कि कल सुबह 9 बजे से, कल सुबह के नहीं 9 तारीख से ये आंदोलन पूरे देश में चलनी चाहिए। और जैसे गांधी जी ने यह घोषणा किया, कहा जाता है 9 अगस्त को पूरे देश में, 9 अगस्त को पूरे देश में ऑपरेशन 0 आवर या ऑपरेशन O आवर की तरह पूरे देश के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में कैद किया गया, जब राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में कैद किया गया और उसी समय गांधी जी को पुणे के जेल में कैद कर दिया गया, आगा खां प्लेस में, पुणे के आगा खां प्लेस में कैद कर दिया गया। और गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया? बंदी बनाया गया मुंबई के ग्वालियर टैंक में, लेकिन पुणे के आगा खां महल में उसको क्या किया गया? कैद किया गया। और इस प्रकार क्वेश्चन का जो आंसर होगा, पुणे में कैद किया गया था ये आगा खां प्लेस में महात्मा गांधी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात आए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात आए तो गांधी जी का दूसरा प्रसिद्ध आंदोलन यदि कहा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 में शुरुआत हुआ था, 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी अपने चुने हुए 78 साथी के साथ, अपने चुने हुए 78 साथी के साथ, और एक पत्रकार था बैग मिलर, पत्रकार का नाम था बैग मिलर, पत्रकार बैग मिलर के साथ गांधी जी ये 78 साथी को लेकर के, और पत्रकार बैग मिलर को यदि मिलाते तो 79 साथी होता है, कहीं कहीं 79 भी मिलता है, लेकिन 78 भारतीय थे। गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपने चुने हुए 78 साथी के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से, गुजरात के साबरमती आश्रम से 78 साथी के साथ चलते हैं। और जब ये चलते हैं, इसके साथ एक बैग मिलर नामक पत्रकार चल रहे थे जिसको लगा तो 79 था। और जब गांधी जी चलते हैं तो ये 12 मार्च को चले और 5 अप्रैल को शाम में ये गुजरात के नसौरी जिला स्थित दांडी समुद्र के किनारे पहुंचे। और 6 तारीख को सुबह को, 6 अप्रैल के सुबह जब गांधी जी एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिए, उसके बाद यह गांधी जी का नमक सत्याग्रह शुरू हुआ और पूरे देश में गांधी जी के इस आंदोलन का समर्थन हुआ। इस आंदोलन के दरमियान 78 चुने हुए भारतीय में एक बिहारी चल रहे थे जिसका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। 78 चुने हुए साथी में एक बिहारी चल रहे थे जिसका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। और ये 79 कुल साथी है, लेकिन भारतीय व्यक्ति यदि पूछे तो 78 ही था और एक बिहारी था जिसका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। 1930 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किए थे गुजरात के साबरमती आश्रम से। इस साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी 1915 ईस्वी में किए थे, जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को तब। लेकिन गांधी जी इस साबरमती आश्रम का जो स्थापना किए थे अहमदाबाद शहर में किए थे, लेकिन 1917 में फिर गांधी जी इसको लेकर के, जब संख्या यहाँ पर लोगों की बढ़ने लगी मिलने वालों का, तब गांधी जी ने इसको लेकर के साबरमती नदी के किनारे में इसको स्थापित किए। तो इसका स्थापना 1915 में हुआ था साबरमती आश्रम का, लेकिन 1917 में नदी के किनारे में हुआ। इस प्रकार से गांधी जी कहाँ से आरंभ किए थे? तो साबरमती आश्रम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है एनी बेसेंट इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी या अध्यक्ष चुनी गई थी? जब कांग्रेस के अधिवेशन की बात किया जाए तो कांग्रेस के अधिवेशन आप लोग वैसे पढ़े भी होंगे। ए.ओ. ह्यूम नाम के व्यक्ति ने 1885 ए.ओ. ह्यूम नाम के व्यक्ति ने 1885 में 28 दिसंबर को ये कांग्रेस का स्थापना महाराष्ट्र के मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किए थे। लेकिन लगातार अधिवेशन होते होते
1917 की बात होती है, कहते हैं एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी या चुनी गई थी। इसका आंसर 1917 है। एनी बेसेंट को ऐसे ही अध्यक्षता नहीं करवाया गया था। 1917 से पहले एनी बेसेंट 1916 ईस्वी में पूरे देश में ऑल इंडिया होम रूल लीग आंदोलन चलाई थी, और होम रूल लीग आंदोलन इतना जबरदस्त सफल हुआ, इतना जबरदस्त सफल हुआ कि पूरे देश के लोगों ने एनी बेसेंट के साथ खड़ा हो गई। और एनी बेसेंट के ही इस होम रूल लीग आंदोलन के माध्यम से इंग्लैंड में सरकार ने भारत को उत्तरदायी शासन देने की घोषणा किया, और जब 20 अगस्त को उत्तरदायी शासन देने की घोषणा कर दिया 1917 में, तब होम रूल लीग आंदोलन को 20 अगस्त 1917 को एनी बेसेंट ने बंद कर दी। और बंद कर देने के बाद 1917 में ही कांग्रेस डर गया कि एक महिला अकेली इतना देश में अपना पावर दिखा दी, इतना संगठन को मजबूत कर दी, कहीं लगा कि हमारे कांग्रेस को दबा ना दिया जाए और पूरे देश में एनी बेसेंट का यह संगठन फैल ना जाए। इसीलिए 1917 का अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्षता करवाई गई। ये एनी बेसेंट विदेशी महिला थी जो पहली बार भारत के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है काकोरी षड्यंत्र केस, ये काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? ये काकोरी षड्यंत्र केस, सीधा जानिए, काकोरी षड्यंत्र केस पहले हुआ था। ये काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था क्यों? तो सीधा जान जाइए, हुआ इसलिए था कि 1924 में एक संगठन का स्थापना किया गया था जिसका नाम था HRA का स्थापना किया गया था 1924 में सचिंद्र सन्याल और योगेश चटर्जी के द्वारा। जब सचिंद्र सन्याल और योगेश चटर्जी के द्वारा इस संगठन का स्थापना किया गया 1924 में, और 1924 में जब यह संगठन का स्थापना हुआ तो यह संगठन क्रांतिकारी संगठन था। भारत के कई क्रांतिकारी संगठन लोगों ने मिलकर के, क्रांतिकारी नौजवानों ने मिलकर के इसका स्थापना किया। जब 1924 में इसका स्थापना किया गया तो यह संगठन के नेताओं ने यह सोचा कि हम लोग मिल करके देश में क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे और देश से अंग्रेज को क्या करेंगे, खदेड़ेंगे। इसी उद्देश्य से जब इन्होंने ये काम शुरू किया तो काम शुरू करने के बाद इनका पहला उद्देश्य हुआ कि हम देश के लोगों से भीख नहीं मांग करके, हमारे ही देश से अंग्रेज लूट करके ले जा रहा है, हम उसी को छीनेंगे। और कहा जाता है सहारनपुर से लेकर के एक 8 डाउन रेलगाड़ी ट्रेन लखनऊ आ रही थी। इसी को काकोरी नामक स्टेशन पर 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्टेशन के समीप इसने क्रांतिकारियों ने मिलकर के लूट लिया। और 9 अगस्त 1925 को जब काकोरी नामक स्टेशन के पास लूट लिया तो ये तमाम क्रांतिकारी इसको लूट करके अंडरग्राउंड हो गए। इसी पर इसी को काकोरी षड्यंत्र केस कहा जाता है। और इस काकोरी षड्यंत्र केस में कहा जाता है कि कुल 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया। कुल 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया और 29 क्रांतिकारी कुछ गजादार के माध्यम से पता चल गया और 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 17 को लंबी सजा दी गई। 17 को लंबी सजा दी गई। 8 को आजीवन कारावास किया गया, 8 को आजीवन कारावास, और 4 क्रांतिकारी को फांसी पे लटकाया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहिरी को फांसी दिया गया। जिसमें पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछता है इसमें से, भारत का प्रथम क्रांतिकारी मुसलमान जिनको फांसी दिया गया तो वह अशफाकुल्ला खां था, जिसको फैजाबाद में फांसी दिया गया था। इस प्रकार काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो आंसर होगा 1925। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जब ऐसा क्वेश्चन आवे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था तो याद रखिएगा इनकलाब मोहम्मद इकबाल का। इनकलाब मोहम्मद इकबाल कहा था, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद जब उसमें बात कहा जाए तो वो भगत सिंह ने नारा दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। जबकि सुभाष चंद्र बोस का जब नाम आवे, इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का नाम बदल करके आज़ाद हिंद सरकार कर दिए थे, तो उसी समय उस आज़ाद हिंद के सिपाहियों को इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। होना रह गया है, कर दीजिए। 1943 में ये आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया गया था। आज़ाद हिंद
ये सरकार का स्थापना किया गया। जबकि आज़ाद हिंद फौज का बात किया जाए तो 1942 में रास बिहारी बोस किए थे। सर को बोले थोड़ा कम, रास बिहारी बोस किए थे। और ये सुभाष चंद्र बोस नारा दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा और हम तुझे आज़ादी देंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद एक क्रांतिकारी थे जिसको पंडित जी के नाम से जाना जाता था। एक फिल्म है द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद कहा कि हम जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा पकड़ेंगे। तो वहीं पर अल्फ्रेड पार्क है और अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना ही गोली, एक लास्ट गोली मार करके भारत माँ के लिए इस सदा सदा के लिए शहीद हो गए। जिसमें कुछ उसके साथ में गद्दार ने अंग्रेज को सूचना दे दिया गया था और वहीं पर अपनी गोली मार करके शहीद हो गए। इस प्रकार जब क्वेश्चन इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था तो भगत सिंह ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ईस्वी भी दिया हुआ। 1922 में शराबबंदी आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? पहले जानिए 1915 में गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से। 22 वर्षों के संघर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जब भारत आए तो इसी आने के दिन पर भारत सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। ये गांधी जी जब आए तो ये गांधी जी अंग्रेज से मिले और अंग्रेज से मिले तो गांधी जी ने 1914 में जो प्रथम विश्व शुरू हुआ था उसमें अंग्रेज को साथ दिए और गांधी जी इतने लोगों को भेजे। कहा जाता है कि 1 लाख लोग हमारे देश के केवल और केवल प्रथम विश्व में मारे गए थे, जिसका आज भी नाम लिखा हुआ इंडिया गेट पर। जब इंडिया गेट पर आप जाइएगा, नजदीक से पढ़िएगा तो एक एक पत्थर पर हर एक क्रांतिकारी का नाम लिखा हुआ है जो 1914 से लेकर 18 के बीच में हमारे देश के नौजवान मारे गए थे गांधी जी के कहने पर। और उसी का आज अज्ञात सैनिक का उसको मकबरा कहा जाता है। अभी भी उस पर सभी का नाम लिखा हुआ है। अब उसके बगल में मोदी जी ने एक नया ये सैनिक का एक वहाँ पर शहीद पार्क बनाया है जहाँ हमारे देश के 1947 से लेकर के अब तक जितने भी नौजवान कारगिल से लेकर हर एक युद्ध में शहीद हुए हैं उसका नाम वहाँ पर है। इसमें एक लाख क्रांतिकारी हमारे देश के मारे गए थे प्रथम विश्व में। गांधी जी को इस आंदोलन के दरमियान, प्रथम विश्व के दरमियान सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट भी कहा गया भारत में। कहा जाता है गांधी जी के ही कहने पर वल्लभ भाई पटेल ने, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, ये सरदार की उपाधि इसको 1928 में मिला था बारडोली की महिलाओं के द्वारा। गांधी जी के ही कहने पर बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिए थे क्योंकि गांधी जी 1928 ईस्वी के अधिवेशन में ये बारडोली सत्याग्रह में भाग लिए थे और इसके भाग लेने के बाद पूरा क्रांतिकारी आंदोलन वो बारडोली सत्याग्रह सफल हुआ और इसी पर गांधी जी के कहने पर वहाँ की महिलाओं ने इसको सरदार की उपाधि दिए, नहीं तो नाम था इसका वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल के ही तो गांधी जी के ही कहने पर 1922 में पूरे देश में आंदोलन जो 14 में शुरू हुआ, 15 में शुरू हुआ, लगभग 14-15 में शराबबंदी के खिलाफ। अंग्रेज उस समय में भारत में लाकर के शराब बेचने लगा था और व्यापार तो करने आया ही, अब भारत के लोगों को शराबी बनाने लगा था। इसी उद्देश्य से गांधी जी के कहने पर 1922 में गांधी जी के कहने पर यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन चलाया था, इसका नेतृत्व किया था, जिसका नाम शराबबंदी आंदोलन था और ये 1922 में यह आंदोलन हुआ था। ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के 11 प्रांत में चुनाव हुआ था। भारत के 11 प्रांत में चुनाव हुआ था 1937 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में भारत में 11 प्रांत में चुनाव हुआ, जिसमें पहली बार कांग्रेस सहित कई पार्टियों ने अपना अपना भाग आजमाया, जिसमें सबसे ज्यादा राज्य में कांग्रेस ने सरकार बनाया। सबसे ज्यादा राज्य में कांग्रेस ने सरकार बनाया, 8 राज्य में कांग्रेस ने सरकार बनाया, जबकि 2 राज्य में मुस्लिम लीग ने बनाया और 1 राज्य में यूनियनिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी ने मिलकर बनाया। तो 8 और 3 11 राज्य में सरकार बना था। इसी समय बिहार की जब बात किया जाए तो बिहार में कांग्रेस ने सरकार पूर्ण रूप से नहीं बनाया शुरुआत में। तो 1937 में पहली बार ये प्रांतीय चुनाव हुआ था और इसमें 1937 के चुनाव में जब बिहार में
कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाया तो यूनुस खान के नेतृत्व में भारत का प्रथम, उस समय बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री बनवाया गया, किसको? डॉक्टर यूनुस खान को। और फिर बाद में कांग्रेस ने अपना समझौता करके फिर कुछ दिन के बाद, महीना 2 महीना के बाद कांग्रेस ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन पहला प्रधानमंत्री डॉक्टर यूनुस खान बने थे, वो पहली बार बिहार में चुनाव हुआ था 1937 में, उसी के आधार पर। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है 1937 के चुनाव में कांग्रेस बहुमत प्राप्त प्रांत की संख्या कितनी थी? जब प्रांत बहुमत की बात हो तो 8 प्रांत में तो मिलजुल कर सरकार बनाया था, लेकिन 5 प्रांत में वह वीटो पावर बनाया था। वीटो पावर का मतलब हुआ बहुमत, जो पूर्ण बहुमत आती है वही पूर्ण बहुमत इसको 1937 में ये केवल 5 प्रांत में मिला था, लेकिन कहीं कहीं आपको 6 प्रांत में मिलता है, लेकिन वो गलत है। अलग अलग सेट अलग अलग आंसर देता है, लेकिन 5 प्रांत में ही इसको फुल पावर, फुल बहुमत में सरकार बना था। किसका? तो कांग्रेस का। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, तो 5 प्रांत इसका था 1937 के चुनाव में। ये 8 नंबर क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक थोड़ा यह जान लीजिए, 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैजपुर महाराष्ट्र में। 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू, और यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया दूसरा अधिवेशन था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है 1937 का जो अधिवेशन हुआ था, ये पहली बार गौण अधिवेशन हुआ था फैजपुर महाराष्ट्र में। 1937 का अधिवेशन का जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे और अधिवेशन हुआ था पहली बार गौण में। चलिए, ये अधिवेशन 1937 का जो हुआ था, ये दूसरा बार कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन हुआ था, सॉरी दूसरा बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया अधिवेशन था। 1937 का अधिवेशन गांव में हुआ था पहली बार और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे दूसरा बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात बहुत सारा है, लेकिन फिर भी कम समय में बहुत बात बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। जब ऐसा क्वेश्चन आवे तो भारत में सिविल सेवा का जब बात हो तो आपको याद करना पड़ेगा 1853 के अधिनियम कि जब लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के 56 में गवर्नर था। इसी के शासनकाल में 1853 में एक अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था, जिसको आप 1853 का अधिनियम कह सकते हैं 1853 का ये चार्टर एक्ट कह सकते हैं। 1853 में अंग्रेजों ने लाया था एक कानून बना करके। उसी के तहत भारतीयों को ICS की परीक्षा में इंडियन सिविल सर्विस पहले कहा जाता था, जिसको आज हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं IAS को, उस समय में इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था। इसी में भाग लेने का पहला बार अधिनियम 1853 के द्वारा भारतीयों को अधिकार दिया गया। और जब भारतीय को अधिकार दिया गया ICS की परीक्षा में भाग लेने के लिए, तो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा भाई था सत्येंद्रनाथ टैगोर, यही व्यक्ति सबसे पहली बार ICS की परीक्षा में भाग लिए थे और ये भाग लेने के बाद ये चुने भी गए थे। उस समय में भारत में ICS की परीक्षा को इस्पात का चौखट कहा जाता था। ये मतलब असंभव ही नहीं, महा असंभव समझिए, लेकिन उसको भी इन लोगों ने पढ़ करके पास किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब दूसरा व्यक्ति पूछे तो दूसरा व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। दूसरा व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी था और सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे व्यक्ति थे ICS की परीक्षा पास करने वाले। तीसरे व्यक्ति अरविंद घोष था। तीसरा व्यक्ति अरविंद घोष था और तीसरा व्यक्ति अरविंद घोष था। ये पास तो कर गए थे, लेकिन कहा जाता है उस समय में जो पास करते थे उसको घुड़सवारी भी सीखना पड़ता था और ये बड़े बाप के बेटे थे, इनको घुड़सवारी में छांट दिया गया। और चौथा व्यक्ति का जब बात किया जाए तो चौथा व्यक्ति हमारे देश के कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस थे, जो 1919 में पास किए थे ICS की परीक्षा को। इस प्रकार हमारे देश के व्यक्ति भी ICS उस समय में जो अंग्रेज के इंग्लैंड में परीक्षा होती थी, उसको हमारे देश के लोग जाकर के वहाँ इंग्लैंड में क्रैक करके आते थे। लेकिन याद रखिएगा 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी से 1919 के अधिनियम के माध्यम से 1922 ईस्वी से भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित होने लगा। और भारत में जो आयोजित हुआ वो लखनऊ में हुआ था। पहला बार भारत में आयोजित लखनऊ हुआ, फिर बाद में दिल्ली में होने लगा था। इस प्रकार क्वेश्चन जब रहे, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, दूसरे भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसको 4 साल तक असम का DM रहा था। उसके बाद उम्र विवाद में इसको छांट दिया था। लॉर्ड लिटन गवर्नर था और लॉर्ड लिटन के समय में इसको उम्र विवाद में छांट दिया गया था, जिसके चलते सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अंग्रेज से लोहा लेने के लिए तैयार हुआ और इन्होंने 1976 में एक संगठन का स्थापना कर लिया, इंडियन सिविल सर्विस। ICS ये इंडियन
ये ICS के मतलब पास करने वाले ये व्यक्ति ये 1886 का अधिवेशन में सम्मिलित कर दिया था अपना पार्टी का इंडियन एसोसिएशन नाम का ये संगठन का इन्होंने स्थापना किया था, जिसको बाद में कम संख्या भाग लेने के कारण 1886 का अधिवेशन में जब दूसरा बार अधिवेशन होता है कांग्रेस का, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं और कलकत्ता में अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में इंडियन ये एसोसिएशन का इन्होंने विलय कर दिया कांग्रेस ने। और जब कांग्रेस ने विलय कर दिया तो उस अधिवेशन में 1886 का अधिवेशन में 434 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और इस समय कांग्रेस देश का गवर्नर डफरिन था। और जब 434 प्रतिनिधि, पहला में 72 प्रतिनिधि भाग लिया था, दूसरा में 434 प्रतिनिधि भाग लिया। जब ये 72 प्रतिनिधि से बढ़ के 434 हो गया तो डफरिन बड़ा खुश हुआ। लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर था। और जब डफरिन खुश हुआ तो डफरिन के खुश होने के बाद सभी को भोज को बुलाया कलकत्ता में। ये पार्टी दिया डफरिन ने, जिसको उद्यान पार्टी कहा जाता है, जिसमें एकमात्र नौजवान सुरेंद्रनाथ बनर्जी भोज खाने के लिए नहीं गए और 433 व्यक्ति भोज खाने के लिए गए थे। 433 व्यक्ति भोज खाने के लिए गए थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भोज खाने के लिए नहीं गए थे। ये क्वेश्चन नंबर था 9 कि सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। यही सबसे पहली बार सिविल सर्विस को क्रैक किए थे। यही रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर का छोटा भाई रविन्द्रनाथ टैगोर था, जिन्होंने 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन गाया था। और ये जनगण मन को गाने वाली महिला थी सारला देवी चौधरानी। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाने गाया था। और ये जनगण मन पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जब ये जॉर्ज पंचम आए थे भारत 1911 के दिल्ली दरबार में, जो दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को लगा था, उसी दिल्ली दरबार में पहली बार जनगण मन गाया गया था, जो आज भी हमारा राष्ट्रीय गान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। अभी हम बोले कि 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रयास करेंगे ला करके आपको दोनों चीज पर डालेंगे, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। यदि किन्हीं को फायदा हो रहा है तो जरूर एक बार आप लोग ये हमारे चैनल को भी और हमारे फेसबुक को भी ये लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और कमेंट के साथ साथ हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक